नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 23 की लड़ाई यूसीसी पर आई। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी बीजेपी चुनाव से पहले सिविल कोड का बड़ा दांव चल सकती है, जिससे बीजेपी की हिंदुत्व की धार और तेज हो सके और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के राग को बिगाड़ा जा सके। इसकी शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस यूसीसी को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कह रहे हैं, यह राजनीतिक सुगुफा है। बीजेपी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है, यूसीसी का विरोध क्यों और क्या बीजेपी चुनावी लाभ के लिए यह राग छेड़ रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी। चुनाव से पहले बन सकती है कमेटी। सिविल कोड पर चढ़ा सियासी पारा। क्या ये खेल है वोट बैंक का सारा? मध्य प्रदेश में विकास के साथ साथ बीजेपी अब हार्ड हिंदुत्व पर ही आगे बढ़ती जा रही है। लिहाजा बीजेपी सरकार चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है। यानी चुनाव से पहले बीजेपी एक और बड़ा दांव चलने वाली है। दरअसल आरएसएस की बैठक में भी सिविल कोड का मुद्दा उठा था। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज भी इसे लेकर बयान दे चुके हैं। मंत्रालय में भी इसकी रूपरेखा बनाने को लेकर काम चल रहा है। बीजेपी इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर सकती है। ऐसे में अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस को झटका लगा है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तो सिविल कोड के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए। गुजरात में नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया गया था। वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव में समान नागरिकता संहिता लागू करने की घोषणा की गई थी। और अब एमपी में भी चुनाव है, तो फिर सिविल कोड की चर्चा तेज है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़ने वाली कांग्रेस अब इसके विरोध में उतर आई है। वो सवाल उठा रही है कि जब सबके डीएनए एक है तो सिविल कोड की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को अपने रिमोट से कंट्रोल करने वाले आदरणीय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी जब कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो कॉमन सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुल मिलाकर जो अंग्रेजों ने 1857 की आज़ादी के दौरान डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार की थी, उसी का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी पिछले कई सालों से अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को शामिल करती रही। उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर काम शुरू होने वाला है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भाजपा की सियासत में यूसीसी पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि सिविल कोड का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा। इसके अलावा पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का विरोध किया, यूसीसी के आने से एक नया वोट बैंक तैयार हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस एमपी में सिविल कोड के आने से पहले ही बेचैन हो गई है। यानी कुल मिलाकर सिविल कोड को लेकर बयानबाजी अब और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आनंद तारण कांग्रेस नेता हैं, मोहम्मद माहिर प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम विकास परिषद से, और तनुज दीक्षित एडवोकेट हैं इंदौर हाई कोर्ट से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। यूसीसी की ये लड़ाई राजनीति में एक बार फिर शुरू हो गई है। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। क्यों लगता है आपको कि अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति करो वाली नीति अपनाकर बीजेपी इसका चुनाव में फायदा उठाना चाहती है? ये तो उनके घोषणा पत्र में था, पहले से 2019 के घोषणा पत्र में भी था कि वो सिविल
कोड लाना चाहती है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनावी शगुफा है, ये चुनाव में लाभ के लिए अभी इसको छेड़ा गया है? आनंद जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आने लगी, बोलिए। आ रही। मैं भी जनता पार्टी को लाई थी बिल 2019 लाई और 2020 में भी आई और वापस हुई है। क्यों? और एक बात और है, अब हर मोर्चे पे फेल हो, उन्होंने जो वायदे किए थे उन सब वायदों पे फेल हो गए, और जब वायदों पे जो सरकार फेल हो जाती है इसके बाद ये सब चीजें लाती है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब दो हाथ धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में फिर जमीन देखना पड़ेगी, क्योंकि जो स्थिति आज पूरे देश में और प्रदेशों में, तो आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान, हर वर्ग, और ये जो जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज चाहे आदिवासी वर्ग हो, आदिवासियों के लिए बार बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, तो मतलब ये क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है, विगत लगभग 9 वर्षों से ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश वो देश में राज करती है, और 20 सालों से मध्य प्रदेश में शासित है। क्या कारण है कि विकास बहुत दूर चला गया, इनसे 200 दूर चला गया। आज महंगाई चरम सीमा पर, लोग परेशान हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि 50 दिन के बाद किसी भी चौराहे पे बुला लेना, तो किस चौराहे पे आए? ये बोलते थे 2014 के पहले, सत्ता में आने के पहले कि लेकिन यदि वो कमेटी बनाते हैं तो विरोध क्यों कर रही कांग्रेस? क्यों लगता है राजनीतिक फायदे के लिए अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? करने दीजिए। राजनीतिक फायदे के लिए तो कर ही रहे जी, और इनका काम क्या है भाई? जब ये 2014 में लेके आए, 2019 में लेके आए, 2020 में लेके आए, तो ये सब चुनाव के पहले लेके आए ना, तो ये केवल चुनाव में केवल हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता का तांडव है उसे फैलाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हमारे महाकाल के मंदिर में किस तरह की जो बातें आई, तो ये केवल। लेकिन आनंद जी, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? सबके लिए प्रभावित करेगा, वो तो हिंदुओं के एक्ट में भी प्रभावित करेगा, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम की बात हो, चाहे हिंदू उत्तराधिकारी की बात हो, चाहे विरासत की बात हो, वो भी प्रभावित होंगे ना। फिर मुस्लिम विरोधी कहां से हो गए? जब देश आजाद हुआ था तब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे आदरणीय जिनने संविधान का निर्माण किया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को रखा था, तब इन लोगों ने इन सब चीजों का विरोध किया था। तो निश्चित रूप से ये जो बातें करते हैं ये हमेशा उन सब चीजों को लेके आते हैं, और कब लेकिन वो संविधान के तहत ही तो कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही तो कहा था, जो संविधान के अनुच्छेद 44 में बाकायदा प्रावधान है कि यूसीसी जरूरी है, अम्बेडकर जी ने कहा था, लेकिन अभी स्वैच्छिक है, उन्होंने ही कहा था, तो संविधान के तहत ही हो रहा है ना वो तो। नहीं, संविधान के तो कर रहे हैं। अरे भाई, स्वैच्छिक होता तो ये दे दे, सब प्रदेशों को अधिकार दे देंगे, हर प्रदेश अपनी स्वेच्छा से लागू करे। ये यहाँ तो वो तो पहले से अधिकार हैं आनंद जी, पहले से अधिकार है, राज्य चाहे तो लागू कर सकते हैं। गोवा में लागू है, उत्तराखंड में प्रक्रिया चल रही है, गुजरात में प्रक्रिया चल रही है। गोवा में जो लागू हुए वो अंग्रेजों के टाइम से लागू हुए, पुर्तगालियों ने इस चीज को लेके आए थे। तो ये जो चीजें लेके आ रहे हैं, ये सब केवल और केवल जब चुनाव आते हैं तो ये इस तरह की सांप्रदायिकता का मामला कर देते, ये केवल और केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो मालू जी, ये बीजेपी का चरित्र है। ध्रुवीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप, चुनाव से पहले सरकार आपकी है केंद्र में, राज्य में भी आप चाहें तो लागू कर सकते हैं, फिर चुनाव के पहले क्यों याद आई? ब्रजेश जी, ये तो बहुत पुराना हमारी जो प्रमुख मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ के, उसमें शामिल है। हमने 370 हटाओ, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारा जनसंघ के समय से हमारे एजेंडे में। हम उसको कब लागू करें, कब नहीं लागू करें, ये तो हम सहमति से ही लागू कर रहे हैं। सभी दलों की बैठक भी बुलाई, अनेक राज्य चाहें तो लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 में के पहले ही 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो समिति थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और दूसरे भी कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस मतलब आंदोलन था, एक पार्टी नहीं थी, मुस्लिम लीग के भी लोग थे, और उसमें यह स्वीकार किया गया जब वो संविधान बनाया गया। और जब उसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि आप आपका संविधान बनाइए, उन्होंने जब इस पर विचार विमर्श करके संविधान बनाया, उसमें ये बात थी कि एक समान होना चाहिए, महिलाओं को अधिकार और
एक धर्म उपासना की पद्धति भले ही स्वतंत्र हो, लेकिन एक कानून समान होना चाहिए। वही समान कानून की बात हमने अनुच्छेद 44 में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो पूरा संविधान बना उसमें भी शामिल थी। तब जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में शामिल थी, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के के निर्देशन में जो बना, उसको संविधान को जवाहरलाल नेहरू की सरकार जब बनी प्रधानमंत्री, उस समय स्वीकार किया गया। उससे 1950 में हमने संविधान के अनुसार काम करना चालू किया। तो हम तो संविधान का पालन कर रहे हैं, हम इसमें कौन सी राजनीति कर रहे हैं? तो आनंद तारण जी वही तो कह रहे हैं, राजनीति तो कर रहे हैं आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 20 साल से आपकी सरकार है मालू जी, 20 साल से आपकी सरकार है, वो सवाल उठा रहे हैं, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? चुनाव से पहले क्यों याद आ रही है? हाँ ठीक है, क्योंकि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाना है, ये आरोप लगा रहे हैं। एजेंडे में है, हम इसको, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस तो विरोध करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। चुनाव के पहले बाद का सवाल नहीं है, ये तो हम लगातार हम तो काम कर ही रहे हैं ना, उसी क्रम में हमारा ये भी काम है और इस पर हम बात कर रहे हैं, हम इस पर विचार विमर्श करके कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं हम उसको। और कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोगों की राय भी ले रहे हैं, लोगों से उस पर अपना अभिमत भी ले रहे हैं, उसके बाद ठीक है। आनंद जी, सर्वसम्मति बना रहे हैं, वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों? उनके तो एजेंडे में था, उनके तो घोषणा पत्र में था, जनसंघ से लेकर आज तक। इसके बाद सो क्यों रहे हैं? मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है, बोल रहे हैं ना राय बना रहे हैं। अरे राम राय कब बनाएंगे जब ये चल जाएंगे? अरे इनकी जब चलती की बेला खिलाफ जाना चाहते हैं, मोतीलाल नेहरू की मंशा के खिलाफ जाना चाहते हैं आप? आखिर क्या मंशा है? 60 सीट मालू जी कुछ भी कर ले, 60 सीटों से ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं आने, उसमें आप 10% प्लस कर ले या 10% माइनस कर ले। तो नेहरू जी की भी मंशा यही थी, संविधान में भी बकायदा अधिकार है, तो क्या आप नेहरू की मंशा से विपरीत जा रहे हैं क्या? मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो समिति थी, नेहरू समिति बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशन थी, भाई साहब पढ़ लीजिए, इतिहास को पढ़िए जरा। अरे इतिहास आप हमें क्या बढ़ा रहे हो? आपका तो इतिहास बता रहे हैं, आप अपने इतिहास अंग्रेजों से चालू हो गया, अंग्रेजों पर खत्म हो गया। आपका इतिहास के खिलाफ कर रहे हैं, आपका इतिहास खुद को प्रस्ताव लाना चाहिए। आपका इतिहास आप हमें क्या इतिहास सिखाएंगे? अरे इतिहास हमें क्या सिखाएंगे? आप लोग महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के तरफ बंद करने वाले लोग हमें इतिहास का पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनकी पूजा। मालू जी, तारण जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, और भी दो मेहमान हैं हमारे साथ। माहिर साहब, क्या आपको भी लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी सरकार अब ये शिगुफा छोड़ रही है या इस पर बात कर रही है? आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट कर रखा है वहां से। माहिर साहब, माहिर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? माहिर जी, जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो आज जो डिबेट होना थी वो प्रधानमंत्री जी को लेकर होना चाहिए थी, इसलिए कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए हैं, 75 सांसदों ने उनकी स्पीच अब ये तो हमको ही तय कर लेने दीजिए कि आज जिस पे मध्य प्रदेश के फोकस कर लें या देश पे बहस कर लें। देश पर भी अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों पे बात होती है, अभी तो हम यूसीसी पे कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन मैं आपको इसको कहना चाहता था कि इसके कारण क्या है, इसकी तो बात होना चाहिए, क्यों वहाँ पर लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अब दूसरी रही बात यूसीसी की, यूसीसी के मामले के अंदर जो है, ये इसके अंदर कहीं से भी मुस्लिम सब कोई मामला इतना है नहीं जितना दूसरों का मामला है। आपने एनआरसी में देखा, जब एनआरसी आसाम के अंदर हुई तो 19 लाख लोग एनआरसी के दायरे के बाहर हुए, तो सिर्फ 5 लाख लोग जो मुस्लिम उसके अंदर दायरे में बाहर हुए थे, बाकी दूसरे लोग थे। तो ये असल में सबसे ज्यादा घातक यूसीसी जो है वो बहुसंख्यक समुदाय के लिए खिलाफ है। ये जितने मुसलमानों का फोकस दिखाते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ देखिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ करते हैं, जबकि रोटी रोजी की बात है, बेरोजगारी की बात है, समझा आप, और आपके अत्याचारों की बात है, डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, सब कुछ इस वक्त अराजकता पूरे देश में फैली हुई है। आपका तो जब बहुसंख्यकों के खिलाफ है तो कौन फैला रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है? ये कांग्रेस फैला रही है क्या? ऐसा प्रचारित कौन कर रहा है?
वैसे ही प्रचारित करती है अपने लोगों के बीच में कि हम उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ सोकॉल्ड स्पॉन्सर होते हैं जो ऐसे जब कोई मुद्दे आते हैं तो उसको उछलकर बात करते हैं कि हम। लेकिन आप कह रहे हैं बहुसंख्यकों के खिलाफ है, कांग्रेस कह रही है कि धार्मिक दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है। दोनों बातें सही है, कांग्रेस जो करी वो भी सही बात है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही बात है, बात गलत नहीं है। ध्रुवीकरण की ही तो राजनीति हो रही है ये। जाहिर बात है कि आप ऐसे मौके पर यूसीसी की बात कर रहे हैं और आप आधी बात कर रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू के टाइम पे जो कमेटी बनी थी, अम्बेडकर जी ने भी इसकी सिफारिश की, तो पूरी सिफारिश तो बताओ आप क्या थी। पूरी सिफारिश थी कि जब लिटरेसी देश हो जाए तब उसके बाद इसकी बात की जाएगी। ये थोड़ी है कि मतलब एक हाथ से बात की। वही तो था, स्वैच्छिक है, इसको बाद में लागू किया जाए, फिलहाल नहीं लागू किया जाए, लेकिन जरूरी है देश के लिए। अम्बेडकर ने भी कहा था। तो अभी वैसा माहौल नहीं है क्या आपके हिसाब से? अभी और इंतजार करना चाहिए 75 साल के बाद भी? जब देश लिटरेसी हो जाए, जब ये थोड़ी कहा था कि आप इतना सब कुछ हो गया है और बर्बादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आप ये लागू करने के लिए आ गए, बाकी चीज आपने सब छोड़ दिया। आपने क्या आपने सामाजिक न्याय की बात की जो संविधान के अंदर है? क्या सामाजिक न्याय को हम पूरा कर पाए आज तक देश के अंदर? जो आप यूसीसी के ऊपर पहुंच गया डायरेक्ट, आप सामाजिक न्याय तो कर नहीं पाए संविधान के अनुरूप, और आज चले गए यूसीसी की बात कर रहे हैं आप। तो सीधी सी ध्रुवीकरण की बात है और उसके बाद मुसलमानों को फोकस करने के बाद बात हो रही 3 तलाक की। तो ये लागू हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें? वही तो पूछ रहा हूं मैं। जब आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तो फिर लागू हो जाने दीजिए। क्या है लेके तो आए ना, क्या लेके आ रहे हैं? ब्लूप्रिंट तो लाए, क्या चीज लाना चाहते हैं? मालू जी ब्लूप्रिंट तो लाइए। वो तो कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों के खिलाफ है और कांग्रेस कह रही है मुसलमानों के खिलाफ है। आप बाकी चीजों पर ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरह की बात करते हैं। तो दीजिए, हम तो लोगों से अभिमत ले रहे हैं, उसका ड्राफ्ट बन रहा है कॉमन सिविल कोड का, संविधान के अनुरूप होगा वो, संविधान से अलग नहीं होगा, संविधान की भावना और आत्मा से अलग नहीं होगा। आप पहले आने तो दीजिए, ड्राफ्ट लाई तो ड्राफ्ट तो आएगा ही सामने, ऐसे थोड़ी लागू हो जाएगा। और ड्राफ्ट में आप तो अपनी राय दीजिए कि अपनी राय क्या है, कांग्रेस अपनी राय दे, सामान्य जन अपनी राय दे। राय के लिए राय मशवरे से होगा भाई। ठीक, लौट रहा हूँ मालू जी, लौट रहा हूँ माहिर साहब आपके पास भी। दीक्षित जी, क्या अब भी समय नहीं है कॉमन सिविल कोड का कि और इंतजार करना चाहिए? जी नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार। मैं अपना यही ओपिनियन रखना चाहता हूं कि सबसे पहले ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ना होते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने का है, जिसमें हिंदू मुस्लिम के अलावा SC ST वर्ग, सिख समाज, साथ ही क्रिश्चियंस भी इसमें शामिल होंगे। ये मुद्दा तो सभी शामिल हो जाएंगे उसमें। हम सभी को समांतर रूप से एक करने के लिए एक कानून, जिस तरीके से आज भारतीय दंड संहिता के अंदर सभी अपने जो क्राइम होते हैं, सभी उन क्राइमों के लिए एक ही सजा, उसमें जाति भेद नहीं होता है, उनके लिए एक ही सजा का प्रावधान होता है, एक ही सेक्शन के अंतर्गत उसमें सजा दी जाती है, चाहे कोई भी जात का व्यक्ति हो। उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में भी एक ही तरीके से सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को लिया जाएगा। एक बहुत उत्कृष्टता का कार्य होगा। यूसीसी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं बन रहा है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बन रहा है, वो सभी समाज, सभी वर्गों के लिए एक करने के लिए एक नए कानून को प्रस्तावित किया गया है। जिस तरीके से हिंदू कानून, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या हिंदू कानून जिस तरीके से है, वो वेदों, स्मृति, उपनिषदों से बन करके बना है। इसी तरीके से मुस्लिम लॉ कुरान और सुन्नत के ऊपर आधारित है, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। तो हम ये सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कानून की धारणाएं हैं, वो निरंतर रूप से हम सभी के भले हो, हम सभी का उत्कृष्ट कार्य हो, इसीलिए उसको एक सरकार एक नए रूप में प्रस्तावित करके एक देश एक कानून के रूप में लेकर के आ रही है। लेकिन दीक्षित जी, जब सब प्रभावित होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, तो फिर इसको ऐसा क्यों देखा जाता है कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? इसके पीछे सर वजह ये हो सकती है क्योंकि मुस्लिम कानून के अंतर्गत एक से बहु विवाह अलाउड होते हैं, जो कि शायद दूसरे कास्ट में इसकी इजाजत नहीं होती है। तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित जब यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। तो माहिर साहब बहुत सारी शादियां करना चाहते हैं, 4 शादियां करना चाहते हैं, इसलिए विरोध करते हैं।
इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप है, ठीक। आपके तलाक का कानून है, आपके सारी चीजों में इस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। हम सभी को एक ही जी प्रभावित तो सभी होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आदिवासी भी होंगे, फिर आपत्ति एक ही वर्ग से क्यों? एक राष्ट्र ठीक है दीक्षित जी, मैं आ रहा हूँ। लो, अगर आप चार शादी की बात कर रहे हैं तो आज तक गवर्नमेंट ने डाटा पेश किया कि मुसलमान कितनी शादियां करते हैं, कितने उनके पास डाटा, कोई रिकॉर्ड है उनके पास में? कभी ये बात आई सामने? तो नहीं करते तो फिर तो डरना भी नहीं चाहिए ना, विरोध भी नहीं करना चाहिए। इस पे डिबेट करा दीजिए आप, इस्लाम में किला ले आइए आप, बाकी वो लाल जिसके धार्मिक है उनको ले आइए, उस पर डिबेट करा दीजिए आप, किसका ला सबका छाप। बायोगेमी का कानून बना हुआ है, बायोगेमी का कानून लगता है, वो सभी जो दो लोग दो शादियां करते हैं उनमें बायोगेमी का लॉ इम्प्लीमेंटेड होता है। लेकिन जब कभी भी मुस्लिम समाज की बात आती है तो उसमें बायोगेमी का लॉ नहीं लगता है। ठीक है तारण जी, बहुसंख्यक लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, ये मोहम्मद माहिर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, एक वर्ग को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून लाने की बात की जाती है। वो तो कह रहे हैं सब प्रभावित होंगे, बहुसंख्यक ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, आप भी करते हैं। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की राजनीति करती है। जनता पार्टी फूट डालो का यहाँ तो एक करने की बात हो रही ना, सब पर एक समान एक का सामान कर रहे हैं। अरे करना होता तो ये नौसाई कर रहे थे। जब इच्छा शक्ति नहीं है, केवल और केवल चुनाव को देखकर ये सब जनता को समझना चाहते हैं, और इनकी इच्छा शक्ति कुछ जो भारतीय है। ये सुन लो भैया, सुन लो दादा, सुन लो, हम भी आप तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये तो सब ये क्या चाहे इनका ये हर मोर्चे पे फैल है। विकास इनके पास 4000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया, विकास जीरो है। राय तो मांग रहे हैं ना, राय मांग रहे हैं ना सबसे। काय की राय मांग रहे हैं? इन्हें तो ये चीजें बिठाने चाहिए, सब कलों को बिठा के बात करने चाहिए, अगर इनकी इच्छा शक्ति थी। ये केवल और केवल समाज को, फिर आप कहोगे कि तानाशाही कर रहे हैं, राय नहीं ले रहे हैं, सहमति नहीं बना रहे, आम राय नहीं बना रहे। क्या कर रहे हैं? तानाशाही तो राय तो ले रहे हैं ना, विधि विभाग ने 30 दिन का समय दिया है। एक जैन समाज के व्यक्ति को मुस्लिम समझकर मार पीट के मार डाला, भैया बाकी लोगों के बालू जी, छोटा सा कमेंट, आप वर्ग और समाज देखकर कार्रवाई करते हैं? प्रदेश जी, समाज देखकर नहीं, हम तो बात करके महिलाओं के हितों में, महिलाओं के हित पर जो चोट पहुंचाता तारण जी, समय नहीं है, जवाब आ जाने दें। शाहबानो केस का क्या हद शुरू हुआ, लेकिन हमने 3 तलाक लागू किया, उससे मुस्लिम समाज की महिलाएं खुश है कि नहीं? अन्याय हो रहा था कि नहीं उनके साथ? हम तो अन्याय को दूर करने के पक्ष में बना हुआ है, और इसीलिए कॉमन सिविल कोड बना हुआ है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाते समय। चलिए, माफी चाहता हूँ क्योंकि चर्चा के एक समय होता है और समय इजाजत नहीं देता, इसको आगे जारी रख सकें। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई बार साहबानो मामला हो, चाहे इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का मामला हो, बार बार कोर्ट इस तरह के संकेत दे चुका है कि राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन सियासत है, सियासत में अपना अपना लाभ देखा जाता है और इसी वजह से सियासत इस कानून को लेकर होती है। अब सरकार ने राय मांगी है, लेकिन इसको धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर देखा जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार ने भी इसके संकेत दिए हैं कि वो इस पर कमेटी बना सकती है, लेकिन चुनावी साल में बनाने पर कांग्रेस को ऐतराज़ है, क्योंकि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और इस संकेत से उसके सॉफ्ट हिंदुत्व को झटका लग सकता है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।